हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को स्टडी करने वाले हैं। अब तक आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को सीख लिया, पढ़ लिया और अपनी तरफ से उसको दिमाग में रख लिया होगा। और उसी के साथ मैंने आपको कैपिटल अकाउंट्स के बारे में भी रीड कराया। अब प्रैक्टिकली अगर क्वेश्चन यहाँ पे करने के लिए आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए होने वाला है। तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा ताकि अच्छे तरीके से समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली तो बात, हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को बड़े गौर से, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में दिक्कत ना आए। सबसे पहला रीड करते हैं। राम और श्याम दो पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल इनिशियली, यहां पे ध्यान रखिएगा भाई, जो कैपिटल लगाते हैं उस वक्त पार्टनरशिप स्टार्टेड अ बिजनेस पार्टनरशिप कब? 1 जनवरी 2012 को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे ध्यान रखियो कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो क्वेश्चन में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अब इनकी जो कैपिटल थी शुरुआती, वो लगाई इन्होंने 50,000 और 40,000। अब बात करता है इसी कैपिटल पे आगे इंटरेस्ट के बारे। देखिए ए हेडिंग के अंदर, ए पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि 10% सालाना होने वाला है, ठीक है। और बी पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है राम और श्याम दोनों को सैलरी मिलेंगी। दोनों को सैलरी मिलेगी कितनी? राम को 1500 रुपए और श्याम को 1000 रुपए। समझ में आई बात? और ये सैलरी पर मंथ है, इस पॉइंट को भी दिमाग में रख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास बताया कि 31 दिसंबर 2012। अब देखिए ध्यान से, स्टार्टिंग कब थी? 1 जनवरी 2012 को, और अब ईयर एंडेड दिखा रहा है 31 दिसंबर 2012। इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर जनवरी से दिसंबर हुआ। क्लियर? फाइनेंशियल ईयर जनवरी से दिसंबर हुआ। अब तक मैंने बताया ना आपको कि फाइनेंशियल ईयर कई तरीके से हो सकता है। वो अप्रैल से मार्च का भी हो सकता है, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग जनवरी से दिसंबर का भी वो रख सकते हैं। ठीक है, ये बात यहां पर क्लियर होगी। फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी 2012 से शुरू होगा और 31 दिसंबर 2012 को समाप्त होगा। अब ध्यान से देखिए इस बात को, भाई हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। तो अब बिफोर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट, यानी कि उपरोक्त, भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, सैलरी हुआ, इनको घटाए बगैर हमारे पास प्रॉफिट है 60,000 रुपए। ठीक है, 60,000 रुपए। अब उसके बाद फिर कहता है ड्राइंग्स। तो पता लगा राम ने पूरे साल भर में टोटल ड्राइंग्स करी 10,000, ठीक है, और श्याम ने करी 8,000। क्लियर? और इसके ऊपर जो ब्याज है वो वर्कड आउट, देखिए ध्यान से, वर्कड आउट लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑलरेडी कैलकुलेटेड ब्याज देगा अब आपको वो। यहां पे कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट नहीं दी हुई है, सीधा उसने ब्याज निकाल के दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे 500 और 400 रुपए, ये चीज अपने दिमाग में रख लीजिएगा। ये डाटा है सारा का सारा जिसके बिहाफ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन निकलना है। अब एक्चुअली में क्वेश्चन में हम लोगों ने करना क्या है, बनाना क्या है? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पहला हमने क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। और दूसरे पॉइंट पे हम यहां पे बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट बनाने के दो तरीके थे, आप लोगों को पता है ना। एक हमारे पास फ्लक्चुएटिंग था और दूसरा हमारे पास फिक्स कैपिटल अकाउंट था। तो देखिए ध्यान से, यहां पे इसने साफ साफ कह रखा है फ्लक्चुएटिंग, तो कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो मैं यहां पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स ही बनाने वाला हूं। ठीक है, अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहली बात, यहां पे तो स्टेटमेंट को मैंने रीड कर दिया, लेकिन एक्चुअली में जब स्टेटमेंट आप लोगों के सामने होती है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने होता है, तो तब उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए, तब उसको रीड कैसे किया जाए। तो देखिए मैंने डाटा को थोड़ा सा कंक्लूड कर दिया है एक एक चीज को। सबसे पहला क्या,
यहाँ पे स्टेटमेंट को रीड करना है, इंपॉर्टेंट डाटा को कंक्लूड करना है, फाइंड आउट कर लेना है, फाइनेंशियल ईयर को पता कर लेना है, और उसके बाद जो डाटा है उसको देख लीजिए कैसे एनालिसिस करना है। सबसे पहले पार्टनर कौन कौन है, तो पता लगा राम और श्याम। अब कहा कि भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, तो आप लोगों ने ध्यान से स्टेटमेंट में देखा होगा तो कहीं पे भी पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। और अगर आपको पहले से ही पार्टनरशिप डीड में क्लियर कर दिया था, अगर पार्टनरशिप के रेशियो के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के बारे में कुछ भी ना कहा जाए तो वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल रहता है, बराबर रहता है, समान रहता है। अब देखिए उसके बाद कैपिटल इन्वेस्टेड, तो हमको पता लगा इनिशियली दोनों ने जो कैपिटल है वो 50,000 और 40,000 की लगा रखी है, ठीक है। यानी कि शुरुआत में जो पूंजी लगाई वो 50,000 रुपये राम ने लगाई और 40,000 रुपये श्याम ने लगाई। ये डाटा को एक किस्म से फाइंड आउट करने की प्रोसेस है कैसे, लेकिन आप लोगों को जरूरी नहीं कि भी हर क्वेश्चन में आप ऐसे ही निकालो। मैंने आप लोगों को इजी वे में समझाने के लिए डाटा को इस तरीके से रखा हुआ है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पता है ए हेडिंग के अंदर साफ साफ लिखा हुआ था पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा 10% सालाना, यानी कि एक साल में 10% ब्याज उनको उनकी पूंजी पर दिया जाएगा। उसके बाद स्टेटमेंट बी में लिखा हुआ था, पॉइंट बी में लिखा हुआ था सैलरीज दी जाएंगी, किसको, राम और श्याम को। भाई राम को 1,500 रुपये पर महीना और श्याम को 1,000 रुपये पर महीना यहां पे सैलरीज देने का प्रोविजन उसमें किया हुआ है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास बताया था जो ड्राइंग्स हैं वो राम ने सारा साल 10,000 करी और श्याम ने 8,000 करी। उसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो जिसमें मैंने साफ साफ कहा था कि भाई ऑलरेडी कैलकुलेटेड है तो 500 रुपये और 400 रुपये। अब अगर मान लो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हमको रेट दे देता 5%, 10%, तो हमको ये चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ती, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि उसने ऑलरेडी गिवन है तो मुझे इंटरेस्ट रेट की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद सबसे लास्ट में हमको बताया गया था वो था प्रॉफिट। अब देखिए वो प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, तो कि 60,000 रुपीज़ है, ये 60,000 रुपये हैं। और 60,000 रुपये कैसे, कुछ भी घटाए बगैर। इसमें से ना तो पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा हुआ है, ना सैलरीज घटी हुई है, ना ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पे हुई है। तो इसके बगैर हमारे पास 60,000 रुपये के प्रॉफिट इस साल हुए हैं। चलिए अब इसको आगे रीड करते, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। इसके बाद हमको पता है या हमको निकालना क्या है यहाँ पे, तो साफ साफ कहा गया क्वेश्चन के अंदर हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब ये बात यहाँ पे नोट में मैंने डाल दी और पहले भी मैं क्लियर कर चुका हूं, जब तक क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉर्मली मैं कौन सा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। और आपको भी ऐसे ही करना है। सिंपली क्या होता है, क्वेश्चन जो हमारे पास बातें हैं या जो तरीके थे कैपिटल अकाउंट बनाने के, वो एक तो हमारे पास फिक्स था और एक फ्लक्चुएटिंग था। तो आपको साफ साफ पता है फिक्स और फ्लक्चुएटिंग में कुछ बेसिक से डिफरेंशिएशन होते हैं, अंतर होते हैं। तो जब तक क्वेश्चन के अंदर साफ साफ ये ना कहा जाए कि आप लोगों ने कैपिटल फिक्स बनाना है, तब तक हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को ही यहां पे तैयार करने वाले हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज आ जाती है, नेक्स्ट वो है हम इस बात को भी हमेशा ध्यान में रखें कि हमेशा पॉइंट नंबर 1 के बाद ही पॉइंट नंबर 2 आएगा। इसका मतलब किसी भी सिचुएशन में हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पहले कैपिटल अकाउंट आप लोगों ने बिल्कुल भी तैयार नहीं करना है। ऐसा क्यों नहीं करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो कुछ डाटा छूटने के चांसेस है, क्योंकि इसका रिजल्ट इसमें ट्रांसफर करना है। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो भी बैलेंस आने वाला है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफर करना होगा ना। तो इसीलिए 1 के बाद हमेशा 2 ही आएगा और पहले नंबर पे होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये बात का ध्यान में रखिएगा हमेशा। तो चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला बस अपने दिमाग में ये बात रख लीजिए, जब मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन समझाया था, बताया था, तो आपको वहां पे एक चीज क्लियर करी थी, इसकी स्टार्टिंग किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की स्टार्टिंग किससे होती है,
तो ध्यान दें, नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि हमारे पास जो भी नेट प्रॉफिट का बैलेंस था उसको हमने अपने एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर लेना है। ये बात अपने दिमाग में अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको बाद में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यानी कि जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमेशा नेट प्रॉफिट का जो है भी यहाँ पे आने वाला है। उसी के साथ फिर दूसरे दिमाग पे, अब स्टूडेंट्स के दिमाग में एक चीज और यहाँ पे, उस बात को मैं फिर से क्लियर कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये जो हमारे पास एप्रोप्रिएशन है ये नॉमिनल नेचर है, इसका नॉमिनल नेचर है भाई, ठीक है। नॉमिनल नेचर का होने के कारण डेबिट साइड सारे के सारे एक्सपेंडिचर आने वाले हैं और क्रेडिट साइड सारी की सारी इनकम आने वाली है। अब ये भी ध्यान में रखें इनकम, तो यहां पे जो बात कहने जा रहा है इनकम और एक्सपेंडिचर जो फर्म के लिए है। समझ में आई बात? अब ये जो 60,000 रुपए का प्रॉफिट है ये अभी पार्टनर्स का प्रॉफिट नहीं, ये फर्म का प्रॉफिट है, तो इसीलिए इसको यहां पे डाला गया। उसके बाद फिर हमको नेक्स्ट पॉइंट पे लेके आना है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो देखिए ये वो पैसा है जो पार्टनर फर्म को देंगे, क्लियर। अब फर्म को मिलेगा तो फर्म की इनकम हुआ ना, तो इसीलिए क्रेडिट साइड इसको मेंशन कर दिया गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप कहोगे सर जी इस तरफ और कोई आइटम नहीं आती क्या क्रेडिट साइड? तो देखिए दो ही आइटम यहां पे कंसीडर करी जाती हैं, एक तो नेट प्रॉफिट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्लियर है। अब उसके बाद जो जो फर्म के लिए खर्चा है वो डेबिट साइड मेंशन करते चले जाएंगे। हमारे यहाँ पे सिर्फ दो ही आइटम्स दी हुई हैं, पहला तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा सैलरीज, क्लियर है। तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आपको पहले ही पता है जो कैपिटल है वो राम की थी 50,000, समझ में आई बात। और ये शुरुआत में लगा दी, उसके बाद उसने ना तो कोई ड्राइंग करी, परमानेंट ड्राइंग यहां पे ध्यान में रख लेना, परमानेंट ड्राइंग कोई नहीं है, ठीक है। परमानेंट ड्राइंग का मतलब जिससे कैपिटल परमानेंटली डिक्रीज हो जाए, ऐसी कोई भी ड्राइंग पार्टनर्स ने करी ही नहीं, क्लियर। तो परमानेंट ड्राइंग नहीं है, तो जो शुरुआत में कैपिटल लगा वही एंड तक चला ना, वही चला। तो इसीलिए 50,000 पे सीधा 10% इंटरेस्ट जब मैंने चार्ज किया तो मेरे पास इंटरेस्ट निकल के आया 5,000। वैसे ही 40,000 का 10% मैंने लगाया तो यहां पे हुआ 4,000। तो ये वो ब्याज है जो पार्टनर्स को उनकी पूंजी पर फर्म ने देना है। इज दैट क्लियर? उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, वो हमारे पास है सैलरीज। तो यहां पे देख लीजिए मैंने सैलरीज को मेंशन कर दिया, ठीक है। तो यहां पे देख लीजिए राम को 1,500 रुपये पर महीना सैलरी मिलती थी, तो पूरे साल में कितनी मिलेगी? तो 1,500 को 1,200 से मल्टीप्लाई करते ही रिजल्ट हमारे पास आने वाला है 18,000, क्लियर। तो पूरे साल की सैलरी राम की हुई 18। और अब अगर मान लो मैं यहां पे 1,000 को मल्टीप्लाई बाई 12 करता हूं तो रिजल्ट मेरे पास 12,000, तो पूरे साल की सैलरी आ जाएगी। अब ऐसा क्यों किया? तो आपको पता है उनको सैलरीज पर मंथ दी जाती है, तो साल की तो निकालनी पड़ेगी ना भाई। तो ये पूरे साल की सैलरीज हमारे पास हो गई। अब देखिए इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी इंफॉर्मेशन आने वाली नहीं है, तो क्या हो अब हम यहां पे जो इसका टोटल है वो करने वाले हैं। देखिए ध्यान से, जो मेरे पास है ये टोटल हो गया 60,900, क्लियर। अब 60,900 में से मैं 39,000 बन जाएगा मेरा यहाँ पे, ये घटाऊंगा तो मेरे पास रिजल्ट में क्या मिलेगा, और जो भी रिजल्ट मुझे यहाँ पे मिलेगा वो मेरे पास या तो मेरा प्रॉफिट होएगा या मेरा लॉस होएगा। अब देखिए ध्यान से, क्रेडिट साइड का बैलेंस तो 60,900 है, ठीक है, और डेबिट साइड का बैलेंस है वो 39,000 है। तो जैसे ही मैंने 60 में से 39 को माइनस करा तो मेरा बैलेंस बचा क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस बचा? क्रेडिट बैलेंस, जिसका मतलब होता है
प्रॉफिट। क्या मतलब होता है? प्रॉफिट। यानी कि मुझे प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का? चलिए स्टडी करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे टोटल किया और टोटल को एक दूसरे से कंपैरिजन किया तो मेरे पास रिजल्ट में मुझे 21,900 रुपए के प्रॉफिट मिले। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, इस 21,900 रुपए को मैंने दोनों पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बांट दिया, जो कि था 1:1 इक्वल था। तो 21,900 को, ठीक है भाई, मैंने यहां पे 21,900 को 1/2 कर दिया, तो ये हो गया राम का हिस्सा, और इतना ही करेंगे तो शाम का हिस्सा आ जाएगा, जो कि रिजल्ट में मेरे पास 10,950 और 10,950 मिला हुआ है। ये चीज हमारे पास क्लियर है। तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बनके तैयार हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे हर चीज का पता है, मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, मैंने सैलरीज कितनी दी है पार्टनर्स को, मेरे पास शुरुआती प्रॉफिट कितना था, मेरे पास जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो कितना था, वो सारे डिटेल यहाँ पे है। और एक्चुअली में सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद पार्टनर्स को प्रॉफिट क्या हुआ वो चीज़ भी यहाँ पे क्लियर हो गई। यही तो मेन मोटिव होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने का, ताकि पार्टनर्स को मिलने वाला एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पे काउंट किया जा सके। ठीक है। अब एक चीज और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा आप लोगों को, क्वेश्चन में कई बार कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस 5,000 को 4,000 को इस तरफ जोड़ने की बजाय वो कर देते हैं 5,000 और फिर 4,000 और उनका टोटल इसी तरफ कर देते हैं 9,000। ये गलत होता है, क्योंकि हम टोटल कर रहे हैं ऐसे, इसमें 5,000 भी जुड़ जाएगा, 4,000 भी जुड़ जाएगा, 9,000 भी जुड़ जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर मैं 5 और 4 को इस तरफ तो इनका टोटल यहां पे लिखूं तो वो दी बेस्ट होगा। तो प्लीज इस बात पे भी गौर करना, आप लोगों ने ये 5 और 4 का टोटल ही यहां पे लिखना है, इस 5 और 4 को यहां पे लिख के फिर टोटल नहीं करना है। क्लियर? यहां पे ऐसे। और अगर आप मान लो कि आप कहते हो कि सर जी मैं तो 5 और 4 को लिख लूं, मुझे टोटल 9 लिखने की जरूरत नहीं है क्या, तो सिंपली आप वैसा भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? 9,000 अगर आप नहीं लिखते इनिशियल स्टेज पे, मैं कह रहा हूं शुरुआती, क्योंकि कुछ बच्चों का दिमाग थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेरिमेंटल हो जाता है, कुछ चाहते होंगे सर जी मैं यहाँ पे 9,000 नहीं लिखना चाहता, मैं इस 5 और 4 को सीधा यहाँ पे डाल दूं तो क्या गलत होगा? मैं कहूंगा गलत तो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि टोटल तो सेम आ जाएगा। लेकिन इन दोनों के नाम का तो मैं यहां पे स्पेशली नहीं लिख रहा हूं ना, तो मैंने तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समराइज्ड फॉर्मेट में लिखना है मेरे बच्चों, और समराइज्ड फॉर्मेट में मैं अगर डिस्क्रिप्टिव डाटा दूंगा तो वो तो गलत होएगा ना। यानी कि प्रैक्टिकली वो गलत नहीं है, लेकिन अगर मैं रूल के अकॉर्डिंग बात करूं तो वो कहीं ना कहीं पिंच करेगा, वो कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट को बहुत बड़ी बना देगा। क्योंकि अब अगर मान लो मैं यहां पे राम और श्याम को भी 500 400, तो वो अंडरस्टैंडेबिलिटी, वो समझने में थोड़ा सा दिक्कत यहां पे पेश करेगा, क्योंकि अब मैंने लिख दिया सिंपली भाई राम और श्याम की टोटल यहां पे अलग अलग और टोटल सैलरीज, तो मैं इसको देखूंगा भाई टोटल मेरे पास ड्राइंग है वो 900 है भाई, इसमें राम और श्याम की कितनी है उसको मैं यहां से फाइंड आउट कर लूंगा। लेकिन अगर मैं यहां पे 500 और 400 लिख दूं और फिर कोई मुझसे पूछे एकदम से टोटल इंटरेस्ट कितना बना, तो मुझे वापस जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है ना? यहां पे दोनों का डाटा है, अब उसका भी जिसको यहां पे अलग अलग दिया हुआ है, और टोटल भी, यानी कि ये तो है समराइज्ड फॉर्मेट, संक्षिप्त जो रूप में यहां पे दिखाया गया है, और ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव, एक एक का यहां पे अलग अलग से डिस्क्रिप्शन। तो ये चीज है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन तैयार हो चुका है। तो प्लीज इस चीज को गौर से देख लीजिएगा, ध्यान से अपने दिमाग में उतार लीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पे मैंने कुछ वर्किंग नोट्स मेंशन करे हैं जिनको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो आई थिंक मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसको खुद ब खुद पॉज करके देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है, अब बारी आती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाया जाए, क्या होता है, कैसे स्टार्टिंग होती है। तो देखिए इसमें ध्यान से, अब मैं आपका ध्यान दोबारा स्टेटमेंट में ले जाना चाहूंगा, जहां पे मैंने आपको कहा था भाई ओपनिंग यानी कि जो बिजनेस है उसकी 1 जनवरी 2012 पे फोकस करना। देखिए उसमें क्या कहा गया, वहां पे कहा गया स्टेटमेंट के अंदर बिजनेस स्टार्टेड,
जब बिजनेस स्टार्टेड हुआ तो हमेशा मैंने यहाँ पे बाई बैंक या कैश का इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अगर शुरुआत में ही यहाँ पे क्या लगा देंगे, अगर उन्होंने शुरुआत में ही यहाँ पे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया, क्योंकि उनके दिमाग में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन ही है, कि शुरुआती बैलेंस तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन ही लिखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। क्योंकि इसका मतलब बिजनेस अभी शुरू नहीं हुआ, बिजनेस पहले से ही शुरुआत से ही चल रहा है, ठीक है। लेकिन उन्होंने बिजनेस इसी साल शुरू करा है, तो इसीलिए जब इसी साल शुरू करा है तो मैंने यहाँ पे बाई बैंक का इस्तेमाल करना होगा, ना कि बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन का, क्योंकि ये पूंजी अभी नई नई लगी है, तो उसको बैंक के थ्रू मैं यहाँ पे शो करूंगा। नेक्स्ट हमारे पास है भाई इंटरेस्ट, सॉरी कैपिटल तो हमारे पास आ गया। अब इसके बारे में दिमाग में रख लीजिएगा भाई, जो भी हमारे पास कैपिटल अकाउंट है वो हमारे पास डेबिट क्रेडिट साइड को समझ लें एक बार, ये हमारे पास पर्सनल नेचर का होता है, ये मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं, ठीक है। पर्सनल नेचर का होता है, और पर्सनल नेचर का होने के कारण डेबिट द रिसीवर, समझ में आई बात, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, समझ में आई, क्रेडिट द गिवर। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन में आ जाते हैं, सर जी ये रूल, ये पॉइंट समझ में नहीं आता यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि बंदे ने पैसा लगाया तो उसने तो दिया है ना, तो बच्चे इस दिए पे फोकस करते हैं। लेकिन ध्यान रखो, बंदे ने मनी बिजनेस में लगाया और बिजनेस उसके पैसे को एक स्पेशल अकाउंट में रखेगा जो कि एम के नाम का ही है। तो एम देता तो फर्म को है, लेकिन बी उसी के अकाउंट में। जैसे ही एम ने दिया तो बिजनेस कहेगा किसने दिया, एम ने दिया, तो ठीक है क्रेडिट द गिवर, एम को क्रेडिट कर दो। अब अगर मान लो भाई बिजनेस में से आपने कोई भी चीज निकाली है, कोई भी पैसा आपने वापस लिया है, तो बिजनेस आपको देगा, समझ में आई बात। अब बिजनेस की तरफ से सोचो, बिजनेस क्या करेगा, किसको दिया, एम को दिया, तो डेबिट द रिसीवर, किसने रिसीव किया, एम ने रिसीव किया, तो डेबिट द रिसीवर। क्लियर हुआ, ये चीज हमारे पास इस तरीके से वर्क करता है। तो जो भी कैपिटल बंदे ने इनिशियली लगाई है वो हो गई क्रेडिट द गिवर। भाई फर्म की तरफ से, फर्म के बिहाफ से सोचो ना, आप पार्टनर के बिहाफ से क्यों सोच रहे हो, फर्म के बिहाफ से देखो कि भी ये पैसा फर्म को तो मिला है, लेकिन दिया किसने है, फर्म तो उसको लिखेगी ना, क्रेडिट द गिवर करेगी वो। नेक्स्ट हमारे पास इसी के साथ आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे को क्या क्या मिला। अब हर वो चीज जो हमारे इस कैपिटल अकाउंट में कुछ ना कुछ ऐड करती चलेगी, वो इसी तरफ क्रेडिट साइड यहाँ पे डाल दी जाएगी। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया गया है, ठीक है। अब आप कहोगे सर जी आगे ना आप उसी बात पे, आपने कहा दिया गया है, समझ में आई बात। अब देखिए दिया गया है, ये बात मैंने कही बिल्कुल क्लियर है, लेकिन उसी के साथ यहां पे क्या इस बात का कोई नोटिफिकेशन है, कोई स्पेशल मेंशन है कि वो पैसा उन्होंने निकाला है, नहीं ना, उन्होंने वो पैसा निकाला नहीं, तो इसका मतलब वो सारा का सारा पैसा अभी फर्म में ही मौजूद है और उस पैसे को फर्म ही यूज करेगी। तो इन शॉर्ट वो जो प्रॉफिट है उसने निकालने की बजाय फर्म में ही लगा दिया, तो फर्म वापस करेगी ये पैसा, ये प्रॉफिट का हिस्सा था जो हमने उसको देना था, लेकिन उसने निकाला नहीं, तो वो हम ही यूज करेंगे ना भाई। तो इसीलिए वो पैसा प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी जो हमारे पास क्रेडिट साइड है उसमें ऐड कर दिया गया। भाई ये पूंजी पर ब्याज है, ये फर्म ही यूज करेगी अब। और गिवर कौन है, क्रेडिट द गिवर कौन, कहता पार्टनर। अब बंदे ने निकाला नहीं तो फर्म में ही पड़ा है ना भाई, इसीलिए फर्म उसी के कैपिटल के क्रेडिट साइड उसको दिखा देगी। भाई पहले उसने 50 दे रखे थे, अब उसने 5000 और हमको यूज करने के लिए दे दिए। ये बात ध्यान में रखना, पैसा पार्टनर का ही है लेकिन यूज फर्म कर रही है, इसी बिहाफ पे इसको यहां पे रखा गया है। उसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, वो आ जाता है सैलरीज। देखिए पार्टनर्स को सैलरीज दी गई 18,000 12,000, वो भी मैंने क्रेडिट साइड मेंशन कर दी, तो आपको पता है ये क्यों मेंशन करी हुई, मैं इसके बारे में अब ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा। नेक्स्ट हमारे पास फिर बात करता है सैलरीज के बाद। देखिए सैलरीज के बाद और कोई पॉइंट ऐसा बचता ही नहीं जो पार्टनर्स की सैलरी में इंक्रीमेंट करे। अब डिक्रीमेंट वाले बातें आएंगी। सबसे पहला हमको पता लगा भाई राम ने और श्याम ने साल
साल भर में 10,000 रुपए की ड्राइंग्स करी। अब यहां पे बात आ जाएगी ड्राइंग्स के ऊपर। स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूजन में आ जाएंगे, सर जी यहां पे तो समझा दो कि ये ड्राइंग परमानेंट है या आउट ऑफ प्रॉफिट है। समझ में आई बात? आउट ऑफ प्रॉफिट है। तो ध्यान दे मेरे बच्चे, इस चीज को पहचानने का एक लॉजिक है, बड़ा ही मस्त वाला लॉजिक है, और वो लॉजिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ में आई बात? अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग दी हुई है और उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया कि ये परमानेंट ड्राइंग है या आउट ऑफ प्रॉफिट ड्राइंग है, लाभों में से निकाले टेम्पररी ड्राइंग हमारे पास, जो भी वटएवर आप वर्ड इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो, तो सिंपली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से यहां पे पता किया जाएगा। क्यों? क्योंकि परमानेंट ड्राइंग पे फर्म कभी भी ब्याज लेती ही नहीं ना। जब फर्म ब्याज लेती ही नहीं तो आएगा कहां से? और जो टेम्परेरी या यूं कहा जाए आउट ऑफ प्रॉफिट ड्राइंग होती है तो फर्म उस पे हमेशा और हमेशा ब्याज चार्ज करती है। क्लियर? ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि कौन सी ड्राइंग हमारे पास परमानेंट है और कौन सी ड्राइंग हमारे पास होने वाली है टेम्परेरी या यूं कहा जाए आउट ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि ड्राइंग्स हमारे पास पहले भी मैं बता चुका हूं दो तरीके की होती है। एक ड्राइंग्स होती है हमारे पास कौन सी ड्राइंग? परमानेंट यानी कि आउट ऑफ कैपिटल, और एक ड्राइंग होती है हमारे पास आउट ऑफ प्रॉफिट। तो आउट ऑफ प्रॉफिट ड्राइंग पे हमेशा ब्याज लगता है और परमानेंट ड्राइंग यानी कि आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग पे कभी ब्याज लिया ही नहीं जाता, क्योंकि वो पैसा तो अब फर्म हमेशा के लिए पार्टनर अपना वापस निकाल रहा है। यानी कि इन शॉर्ट एक बंदे ने किसी को 10,000 रुपए दिए और फिर वो उससे कहता है ओए 10,000 नहीं तू 5,000 वापस कर दे मेरे, तो क्या सामने वाला 10,000 पे ब्याज देगा? नहीं, वो उसी अमाउंट पे ब्याज देगा जिस अमाउंट पे जो अमाउंट उसने वहां पे उसको दे रखी है। और दी तो 5 है ना, क्योंकि बाकी 5 तो उसने वापस ले लिए। तो ठीक वैसे ही यहां पे है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहां पे नेक्स्ट हमारे पास हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं। अब इसके अलावा क्या हमारे पास और कोई एडजस्टमेंट है जो मैंने इसके अंदर एडअप करनी है, जो मैंने इसके अंदर इंक्लूड करनी है? आप कहोगे हाँ सर जी इनका बैलेंस करना बाकी रह गया। क्यों? क्योंकि हमने ओपनिंग कैपिटल यानी कि इनिशियल कैपिटल को कंसीडर कर लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरीज, क्योंकि इसके अलावा और कुछ पार्टनर्स को मिलना नहीं है, और इस तरफ ड्राइंग्स थी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था, इसके अलावा कुछ था ही नहीं। देखिए ध्यान से, ये सारी चीजें हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में थी कि नहीं? सिर्फ इसको छोड़ के थी ना। अभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में से एक चीज और आनी बाकी है, और वो है प्रॉफिट फ्रॉम यानी कि बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसको चलो क्लियर करता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहां पे देखिए हमारे पास अब बैलेंस दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अगर आपको याद हो तो ये जो वही बैलेंस है जो पार्टनर्स में बांटा गया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड, यानी कि जो प्रॉफिट बचा था वो प्रॉफिट हमने पार्टनर्स को दे दिया था और वही चीज यहां पे अब डाल दी। क्लियर है? तो ये टॉपिक हमारे पास इस तरीके से कंसीडर करना है स्टेप टू स्टेप। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या ये कॉन्सेप्ट आप लोगों की समझ में आया, तो मेरे हिसाब से जहां तक मेरा एस्टिमेशन बात करता है मैंने एक एक चीज को बड़े बखूबी तरीके से कवर करा है, और आई होप कि आपकी समझ में ये वीडियो अच्छी तरीके से आई होगी, ये टॉपिक अच्छे तरीके से ये क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। और इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।